हेलो एवरीवन, राधे राधे। आज हम लोग पीवाईक्यू सीरीज 6 के लेक्चर नंबर 6 का रिवीजन करने जा रहे हैं। पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। पृथ्वी के वायुमंडल में ऑक्सीजन की सांद्रता लगभग कितनी प्रतिशत है? तो यह 21% है। वायुमंडल में गैसों का संगठन, नाइट्रोजन 78% है, ऑक्सीजन ये 21% है। इसके बाद आर्गन है जो 0.9% है। इसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड का नंबर आता है जो 0.036% है। इसके बाद नियॉन है, फिर हीलियम, मीथेन, फिर क्रिप्टन। अक्रिय गैस यह 18वें समूह में आते हैं। इसके अंदर है हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन और रेडॉन, जिसे हम लोग एक ट्रिक से याद करते हैं, हेमा, नेहा और करीना, जीती रहना। आर्गन आर्गन का यूज डबल पेन विंडो की खिड़की के शीशे में प्रयोग होता है। बल्ब में भी आर्गन का उपयोग किया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड यह चूने के पानी को दूधिया कर देती है और यह तीव्र बुलबुलाहट या तेज झाग देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सौर तूफान के दौरान तापमंडल में तापमान वृद्धि का सबसे संभावित कारण क्या है? यह है यूवी और एक्सरे अवशोषण। सूर्य से आने वाली सौर विकिरण यह पारदर्शी होती है। आपतित प्रकाश का तरंगदैर्घ्य छोटा होता है, इसके कारण पृथ्वी की सतह गर्म होती है। जब प्रकाश परिवर्तित होती है तो यह इसकी तरंगदैर्घ्य ऊंची होती है, इसके कारण वायुमंडल गर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में सारस केन की सबसे बड़ी आबादी की मेजबानी करने के लिए किस नवनामित रामसर स्थल को मान्यता दी गई है? इसका आंसर है सरसई नवार आर्द्रभूमि, उत्तर प्रदेश। चिल्का झील और केवला देव इसे 1981 में भारत की पहली रामसर साइट के रूप में नामित किया गया था। रामसर समझौता यह ईरान में हस्ताक्षरित रामसर कन्वेंशन का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमि की रक्षा और संरक्षण करना था। अब देखते हैं मॉन्ट्रियल रिकॉर्ड। लोकतक झील और केवला देव राष्ट्रीय उद्यान मॉन्ट्रियल रिकॉर्ड 1990 से के तहत सूचीबद्ध है। लोकतक झील मणिपुर में स्थित है। यह फुमदी तैरती वनस्पति के लिए प्रसिद्ध है। केबल नामचाओ राष्ट्रीय उद्यान दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है और संगाई हिरन जो मणिपुर का राज्य पशु है के लिए प्रसिद्ध है। बुलर झील यह भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय झील है। सांभर झील यह खारे पानी की झील है, सबसे बड़ी आर्द्रभूमि है। सुंदरवन आर्द्रभूमि मैंग्रोव वन है। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील चिल्का झील है। भारत के रामसर स्थल। अब हम लोग भारत के विभिन्न राज्यों में कौन कौन से रामसर स्थल हैं वो देख लेते हैं। हिमाचल प्रदेश, यहाँ पे 3 रामसर स्थल है, चंद्रा, पोंग डैम और रेणुका झील। उत्तर प्रदेश, यहाँ पे 11 रामसर स्थल है, जब सबसे लेटेस्ट पटना पंछी अभ्यारण्य है। बिहार में 6 रामसर स्थल है, जिनमें सबसे लेटेस्ट है गोकुल जलाशय, उदयपुर झील और गोगावेल झील। असम में 1 रामसर स्थल है, दीपौर बील। मणिपुर में लोकतक झील है। मिजोरम में पाला आर्द्रभूमि है। त्रिपुरा में रुद्रसागर झील है। ओडिशा में 6 आर्द्रभूमि है, जिसमें भितरकनिका, चिल्का झील, हीराकुंड रिजर्व, सतोकोशी और तामपाड़ा झील प्रमुख है। जम्मू कश्मीर, यहाँ पे प्रमुख आर्द्रभूमि में बुलर झील, सालबुग, मानसरोवर आदि हैं। पंजाब, यहाँ के प्रसिद्ध आर्द्रभूमि स्थलों में ब्यास संरक्षण रिजर्व, नागल वन्यजीव अभ्यारण्य और रोचर आर्द्रभूमि है। हरियाणा, यहाँ पे सुल्तानगंज राष्ट्रीय उद्यान, भिंडवास वन्यजीव अभ्यारण्य है। राजस्थान के प्रसिद्ध रामसर स्थलों में केवलादेव, सांभर झील, खीचर मीनार और सिलीसर झील है। गुजरात के प्रमुख रामसर स्थल हैं नाल सरोवर पंछी अभ्यारण्य, बंधवाना आर्द्रभूमि, थौल झाड़ी और सबसे लेटेस्ट बना है छारी डांड। मध्य प्रदेश, इसके प्रमुख रामसर स्थलों में है भोज आर्द्रभूमि, शंख सागर, सिरपुर आर्द्रभूमि, यशवंत सागर और तवा रिजर्व। कर्नाटक के प्रमुख आर्द्रभूमि में आता है रंगानाथनु पंछी अभ्यारण्य, मंदाकिकेरे रिजर्व। केरल में है अष्टमुडी आर्द्रभूमि, वेम्बानाड कोल आर्द्रभूमि। तमिलनाडु, जहाँ सबसे ज्यादा आर्द्रभूमि स्थल है, इसमें कुछ प्रमुख आर्द्रभूमि स्थल को देख लेते हैं, जैसे कि कड़िकल पंछी अभ्यारण्य, हीराकुंड रिजर्व, सतकोसी गौज। आंध्र प्रदेश, इसका कोलेरू लेक,
पश्चिम बंगाल है, इसमें ईस्ट कोलकाता वेटलैंड और सुंदरबन वेटलैंड शामिल है। बांध, रिहंद बांध, जिसे गोविंद बल्लभ पंत सागर बांध के नाम से भी जाना जाता है, यह उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में स्थित है। इसका महत्व, यह आयतन के हिसाब से भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। इसकी क्षमता 10.6 बिलियन क्यूबिक मीटर है। ढेबर झील, जिसे जयसमंद झील के नाम से भी जाना जाता है, राजस्थान के उदयपुर जिले में स्थित है और यह आयतन के मामले में भारत की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। 16, यह दक्षिण भारत के ऊंचे पश्चिमी घाटों के घास के मैदान के बीच घाटियों में पाए जाने वाले उष्णकटिबंधीय पर्वतीय सदाबहार वनों का एक हिस्सा है। विंध्याचल चट्टान प्रणाली निम्नलिखित में से किसके उत्पादन के लिए मानी जाती है? ये चूना पत्थर। चूना पत्थर एक अवसादी चट्टान है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बांधों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बांधों से तात्पर्य हमेशा पानी रोकने के लिए बनाई गई कंक्रीट या संरचनात्मक दीवार से होता है। बांधों में जलमार्ग पानी के प्रवाह को रोक कर या लगातार नियंत्रित करने में मदद करते हैं। संरचना, उद्देश्य और ऊंचाई के आधार पर बांधों को वर्गीकृत किया जा सकता है। यहाँ पे कथन 2 और 3 सही है। बांधों के प्रकार, ग्रेविटी डैम, गुरुत्वाकर्षण बांध, ऐसे बांध जो स्वयं अपने भार से पानी के दबाव को रोकते हैं। दूसरा है कंक्रीट बांध, यह उच्च मजबूती और अस्थायित्व के लिए कंक्रीट से बना बांध है। तीसरा है चाप बांध, आर्क डैम, यह घुमावदार बांध जो पानी का दबाव घाटी के दीवारों पर स्थानांतरित करते हैं। चौथा है स्टोरेज डैम, यह सिंचाई, पेयजल, बिजली उत्पादन के लिए पानी का संग्रह करता है। तीसरा है डाइवर्जन डैम, इसे पानी के नहरें अन्य मार्गों से मोड़ता है। हीराकुंड बांध, यह ओडिशा में है, महानदी पर स्थित है, भारत का सबसे लंबा बांध है। भाखड़ा नागल बांध, सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है जो सतलज नदी पर स्थित है। टिहरी डैम, यह उत्तराखंड में भागीरथी नदी पर स्थित है और कुल मिलाकर सबसे ऊंचा बांध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रकार की भूवैज्ञानिक संरचना में गॉर्ज सबसे अधिक विकसित होती है? इसका आंसर है कठोर चट्टानें। नदी तंत्र के प्रमुख स्थल रूप, युवावस्था, युवावस्था में नदी गॉर्ज और जलप्रपात जैसे अपरदनक विशेषताओं की प्रधानता होती है। उसके बाद प्रौढ़ अवस्था, यह एक संक्रमण काल है जिसमें विसर्प, मिएंडर जैसी आकृतियां बनाती है। उसके बाद आता है वृद्धावस्था, इसमें डेल्टा, बांध के मैदान और गोखुर झील जैसी निक्षेपण विशेषताओं की प्रधानता होती है। नदी भू आकृतियां, यह 2 तरह की होती हैं, अपरदनात्मक और निक्षेपात्मक। अपरदनात्मक, इसमें गड्ढे, झरने, प्लंग, पुल, वी आकार की घाटियां, कैनल्स, नदी वेदियां, गहरी खाई और जलप्रपात आते हैं। और निक्षेपणात्मक, इसमें बाढ़ के मैदान, गोखुर झील, पॉइंट बार, जलोढ़ पंख, तटबंध, गुफित मार्ग आदि आते हैं। जलप्रपात के प्रकार, सोपानी, इसे कम ऊंचाई वाला एक झरना जहां जल चट्टानी सीढ़ियों की एक श्रृंखला से होकर के नीचे गिरता है। महाप्रपात, यह एक विशाल और अधिक जल राशि वाला झरना जहां जल अत्यधिक तीव्र ढाल के साथ सीधे नीचे गिरता है। कैनियन, आमतौर पर बड़ा, चौड़ा, गहरा और सीढ़ीदार दीवार वाला होता है, जबकि गॉर्ज अधिक सकरा और अधिक ढलानी और अधिक घिरे हुए होते हैं। कटाव तट, बाहरी मोड़ पर अपरदन और बिंदु बार, आंतरिक मोड़ पर रेत निक्षेप विसर्पी नदियों की मुख्य विशेषता है। तटबंध, नदियों या तटों के किनारे बने प्राकृतिक या कृत्रिम बांध होते हैं। इनका निर्माण बाढ़ को रोकने और जल प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। ये बस्तियों और कृषि भूमि को बढ़ते जल स्तर से बचाते हैं, लेकिन यदि ये टूट जाते हैं तो बाढ़ विनाशकारी हो जाता है। एक गुफित जलमार्ग एक ऐसी नदी प्रणाली है जहां मुख्य प्रवाह कई आपस में गुथे हुए धाराओं में विभाजित हो जाता है, जो अस्थायी डिपो, तलछट और टीलों द्वारा एक दूसरे से अलग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सही सुमेलित गुफा विशेषता और उसके गठन का चयन करें। स्टेलेटाइट, यह गुफा के छत में ऊपर की ओर बढ़ता है। स्टेलेमाइट, यह गुफा की छत में टपकते पानी से निर्मित होता है।
स्तंभ या गुहा की छत से लटकता है, या स्टेलेटाइट या ऊपर की ओर खनिज प्रवाह का निर्माण है। इसमें चौथा ऑप्शन सही है। जलभृत यह चट्टानों के बीच स्थित होकर जल का भंडार है। ऊपर लटका हुआ भाग है, ये सब स्टेलेटाइट है, और जो नीचे का स्तंभनुमा ये भाग है, इसे स्टेलेमाइट कहते हैं। ये भूमिगत लटकन है, और ये जो स्तंभ जैसा बना हुआ इसे स्तंभ या पिलर कहते हैं। कास्ट भू आकृतियां मुख्य रूप से चूना पत्थर और चौक संरचना पर भूजल की क्रिया से संबंधित है। पृथ्वी के ध्रुवों के निकट अरोरा के लिए मुख्य रूप से कौन सी घटना जिम्मेदार है? तो यह सौर वायु और चुंबकीय क्षेत्र की परस्पर क्रिया। भूकंप की तरंगे यह दो प्रकार की होती हैं, भूगर्भीय तरंगे और धरातलीय तरंगे। तरंग के प्रकार। पी वेव्स यह प्राथमिक तरंग है, यह अनुदैर्ध्य है, यह सबसे तेज गति से यात्रा करती है, यह ठोस, द्रव, गैस तीनों माध्यमों में यात्रा कर सकती है। इसकी विशेषता है कणों का दोलन तरंग की दिशा में सबसे पहले यह दर्ज की जाती है, यह कम विनाशकारी होती है। दूसरी है एस वेव, जिसको सेकेंडरी वेव कहते हैं। यह अनुपस्थ तरंग होती है, यह थोड़ी धीमी होती है, यह केवल ठोस में यात्रा कर सकती है, यह कणों का दोलन तरंग की दिशा के लंबवत होता है, यह द्रव में नहीं चल सकती, इसका विनाशकारी प्रभाव मध्यम होता है। तीसरी है सरफेस वेव, इसे एल वेव भी कहते हैं। सतह पर चलने वाली तरंग सबसे धीमी होती है, पृथ्वी की सतह के माध्यम से चलती है, इसे लव वेव कहते हैं। रेले तरंगे सबसे अधिक नुकसान पहुंचाती है, इसका विनाशकारी प्रभाव अत्यधिक होता है। सौर ज्वालाएं, जिन्हें अक्सर किसी विस्फोट के शॉटगन या फ्लैश के रूप में वर्णित किया जाता है, ये तब उत्पन्न होती हैं जब चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं पुनर्व्यवस्थित होती हैं, जिससे भारी मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है, जिन्हें अक्सर चमक के आधार पर बी, सी, एम या एक्स श्रेणी के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। अरोराज यह हमेशा पृथ्वी के ध्रुवों पर, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुवों पर ही देखने को मिलती हैं। कोरोनल मास इंजेक्शन, ये सूर्य के कोरोना से निकलने वाली प्लाज्मा की विशाल गोलियां या बुलबुले हैं जो अंतरिक्ष में अरबों टन पदार्थ फेंकते हैं। एक तेज CME मात्र 15 से 18 घंटे में पृथ्वी तक पहुंच सकता है। सौर तूफान पृथ्वी पर पावर ग्रिड और GPS में गंभीर व्यवधान उत्पन्न कर सकता है। L1 पॉइंट, L1 भारत का सौर मिशन L1 लैग्रेंज बिंदु पर स्थित है, जो पृथ्वी से 15 लाख किलोमीटर दूर है। L1 और L2 पॉइंट के बीच की दूरी 15 लाख किलोमीटर है, और L4 और L5 के बीच की दूरी 1500 लाख किलोमीटर है। निम्नलिखित में से किस प्रकार के भूस्खलन में फिसलने वाली सामग्री का पीछे की ओर घूमना शामिल है? इसका आंसर है सलमप। बृहद संचलन श्रेणियां मुख्य रूप से तीव्र और मंद संचलन में वर्गीकृत होती है। तीव्र संचलन, इसमें अर्थ फ्लोम, मिट्टी का प्रवाह, कीचड़ प्रवाह, वनस्पति की अनुपस्थिति होती है, और भूस्खलन, हिमस्खलन शामिल होते हैं। ये आमतौर पर पानी से संतृप्त मिट्टी में और वनस्पति के अभाव में होते हैं। मंद संचलन, इसे क्रिप, अत्यधिक धीमी ढलान वाली गति, और सॉलिफिकेशन, नम समशीतोष्ण क्षेत्र में आम पानी से संतृप्त शामिल है। लोहित नदी निम्नलिखित में से किस प्रमुख हिमालयी नदी की सहायक नदी है? ये ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदी है। ब्रह्मपुत्रा के बारे में कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। ब्रह्मपुत्रा यह सबसे लंबी नदी पुल, ढोला सादिया पुल, जिसे भूपेंद्र हजारिका सेतु के नाम से भी जाना जाता है, 9.15 किलोमीटर की लंबाई के साथ भारत की सबसे लंबी नदी पुल है, जिसे 2007 में पूरा किया गया था। पुत्र नदी के विभिन्न नाम, तिब्बत में इसे यारलुंग सांगपो के नाम से जाना जाता है, अरुणाचल प्रदेश में इसे सियांग या दिहांग के नाम से जानते हैं, असम में ब्रह्मपुत्रा और बांग्लादेश में जमुना के नाम से जानते हैं। भूपेंद्र हजारिका, इन्हें 2019 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। ये लोकप्रिय रूप से ब्रह्मपुत्र के चारण और सुधा कंठ के रूप में जाने जाते हैं। माजुली विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई 2900 किलोमीटर है, भारत में इसकी लंबाई 916 किलोमीटर है। इसका उद्गम चेमा यांगडुंग ग्लेशियर या यांगसी ग्लेशियर से तिब्बत में होता है, की पूर्व सीमा बनाती है।
इसके बाएं भाग की सहायक नदियां हैं लोहित, धनसिरी और दिबांग। दाहिने तट की सहायक नदियां हैं कामेग, मानस, तीस्ता, सुबनसिरी और संगपोश। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वायुमंडल परतों के संबंध में इन कथनों का मूल्यांकन करें। अधिकांश मौसम संबंधी घटनाएं समताप मंडल में होती हैं। ओजोन परत मुख्य रूप से क्षोभ मंडल में पाई जाती है। उपरोक्त में से कौन सा सही है? यहाँ न तो एक सही है और न ही दो सही है। वायुमंडल का विकास। वायुमंडल की उत्पत्ति आदिम गैसों के हाथ से हुई है, जिसके बाद ज्वालामुखी गैस उत्सर्जित हुए और बाद में प्रकाश संश्लेषण द्वारा इसे परिवर्तन हुआ। क्षोभ मंडल वह परत जहाँ मौसम संबंधी घटनाएं घटित होती हैं। यहाँ पर 6 प्रति सेंटीमीटर ऊपर की ओर बढ़ने पर 6.5 डिग्री सेल्सियस तापमान कम हो जाता है। इसकी ऊंचाई भूमध्य रेखा पर 18 किलोमीटर और ध्रुव पर 8 किलोमीटर है। इसकी औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर है। समताप मंडल इसमें ओजोन परत होती है। ऊंचाई के साथ तापमान बढ़ता है और वाणिज्यिक जेट विमान यहीं उड़ते हैं। यह 50 किलोमीटर तक की मोटाई होती है। मध्य मंडल यह वायुमंडल की सबसे ठंडी परत है। 80 किलोमीटर तक की मोटाई है। यहाँ आमतौर पर उल्का पिंड जलकर नष्ट हो जाते हैं। ताप मंडल या आयन मंडल यह परत रेडियो तरंगों को वापस पृथ्वी पर परिवर्तित करने के लिए उत्तरदायी है। पृथ्वी का वायुमंडल लगभग कितनी ऊंचाई पर स्थित है? कार्बन रेखा यह 100 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित है। हिंद महासागर के भीतर प्रवाल विरंजन की प्रक्रिया सबसे सीधी तौर पर निम्नलिखित से जुड़ी है। इसका आंसर है मानव जनित प्रेरित समुद्री सतह पर तापमान बढ़ता है। मूंगा परिस्थिति तंत्र मूंगे कोरल्स या जूज़ैंथिल शैवाल के साथ एक सहजीवी संबंध साझा करते हैं और इन्हें समुद्र के वर्षावन कहा जाता है। ब्लीचिंग तब होता है जब मूंगे तनाव के कारण शैवालों को अपने से अलग कर देते हैं। मूंगों के लिए अनुकूल परिस्थिति इसके लिए मध्यम तापमान 25 से 27 डिग्री सेल्सियस, अत्यधिक खारा पानी और स्वच्छ जल की आवश्यकता होती है। एक गायोट सपाट शिखर वाले समुद्री पर्वत होते हैं। पृथ्वी के प्रमुख जलवायु क्षेत्रों के संबंध में कौन सा कथन सही है? उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में न्यूनतम मौसमी तापमान परिवर्तित होता है। समशीतोष्ण क्षेत्रों की विशेषता 4 अलग-अलग ऋतुएं होती हैं। यहाँ पे 1 और 2 दोनों सही है। शीतोष्ण कटिबंधीय ऋतुएं इन क्षेत्रों में अधिकतम 4 स्पष्ट ऋतुएं होती हैं: बसंत, ग्रीष्म, शरद और शीत ऋतु। शीत कटिबंध उत्तरी ध्रुव आर्कटिक वृत्त और दक्षिणी ध्रुव अंटार्कटिक वृत्त के निकट स्थित होता है। शीत कटिबंध उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के निकट होता है। पृथ्वी के झुकाव के कारण इन क्षेत्रों में 6 महीने लगातार दिन जब इनका ध्रुव सूर्य की ओर होता है और 6 महीने लगातार रात जब यह सूर्य के दूसरी ओर होता है का अनुभव होता है। जैसे जैसे आप ध्रुवों की ओर बढ़ते हैं, भूमध्य रेखा के ऊपर या नीचे सूर्य की किरणें तिरछी हो जाती हैं। सूर्य के प्रकाश की समान मात्रा एक बड़े क्षेत्र में फैल जाती है, जिससे ऊष्मा की तीव्रता कम हो जाती है। इसलिए अक्षांश बढ़ने के साथ तापमान घटता जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में स्थित ताप विद्युत स्टेशन तालचेर कहाँ स्थित है? तो यह उड़ीसा में स्थित है। प्रमुख ताप विद्युत संयंत्र देख लेते हैं। विंध्याचल यह सिंगरौली मध्य प्रदेश में है, यह सबसे बड़ा है। मुंद्रा गुजरात में यह दूसरा सबसे बड़ा है। शासन यह मध्य प्रदेश में है। तिरोडा यह महाराष्ट्र में स्थित है। कोयले के प्रकार और उत्पत्ति। भारतीय कोयला मुख्य रूप से गोंडवाना और तृतीयक मूल का है। कोयले की 4 श्रेणियां हैं। एंथ्रेसाइट सबसे उच्च श्रेणी का कोयला, फिर बिटुमिनस, लिग्नाइट और पिट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण व्यापार मार्ग हिंद महासागर से होकर के गुजरता है? इसका आंसर है स्वेज नहर। पनामा नहर यह अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ती है और उत्तरी अमेरिका को दक्षिण अमेरिका से अलग करती है। स्थल डमरू यह एक संकीर्ण स्थल खंड होता है जो 2 बड़े भूभागों को जोड़ता है और 2 समुद्री या जल निकायों को अलग करता है। महासागर और उनकी विशेषताएं। प्रशांत महासागर यह सबसे बड़ा और सबसे गहरा महासागर है। अटलांटिक महासागर यह अपनी कटी फटी तटरेखा एस शेफ का महासागर है और उत्तर में सीमा रहित है।
उत्तर में सीमा रहित सरगैशो सी है, यह सबसे व्यस्त महासागर है। हिंद महासागर, यह एशिया, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच है। दक्षिणी महासागर, यह अंटार्कटिका को घेरे हुए है। आर्कटिक महासागर, यह सबसे छोटा और उत्तरी ध्रुव में स्थित है। प्रमुख समुद्री व्यापार मार्ग। स्वेज नहर, यह लाल सागर और भूमध्य सागर से जोड़ता है। यह एक मानव निर्मित नहर है जो 1869 में बनाई गई थी। यह मिस्र के अधिकार में है, जिससे अर्थव्यवस्था का एक बहुत बड़ा हिस्सा इस नहर से आता है। यह किन दो देशों के बीच फैला है? तो अफ्रीका और एशिया। जिब्राल्टर जल संधि, यह यूरोप और अफ्रीका के बीच है, स्पेन और मोरक्को को अलग करती है। यह भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। बाब अल मंदेब जल संधि, इसे आंसुओं का द्वार कहा जाता है। यह जल संधि लाल सागर को अदन की खाड़ी और फिर अरब सागर से जोड़ती है। उत्तर में यमन और दक्षिण में जिबूती और इरिट्रिया के बीच स्थित है। हॉर्मुज जल संधि, यह फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के बीच स्थित है। यह उत्तर में ईरान और दक्षिण में ओमान और संयुक्त अरब अमीरात के बीच है। मलक्का जल संधि, यह अंडमान सागर में दक्षिण चीन सागर से अलग करती है। इस जल संधि के द्वारा मलय प्रायद्वीप और इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप के बीच स्थित है। बेरिंग जल संधि, यह रूस, साइबेरिया और अमेरिका के अलास्का के बीच है। यह आर्कटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है। ड्रेक जल डमरू, ड्रेक जल डमरू मध्य, ड्रेक जल डमरू मध्य दक्षिण अमेरिका और अंटार्कटिका के बीच स्थित है। इसे दुनिया का सबसे कठिन समुद्री मार्ग माना जाता है। कर्च जल डमरू मध्य, कर्च जल डमरू मध्य काला सागर और ओज़ोव महासागर को जोड़ता है। यह रूस यूक्रेन के बीच सामरिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। भारत के लिए किस क्षेत्र में BWHW प्रकार की जलवायु पाई जाती है? इसका आंसर है राजस्थान। कोपेन का जलवायु वर्गीकरण, इसके प्रस्तुतकर्ता थे व्लादिमीर कोपेन, जो जर्मन जलवायु वैज्ञानिक थे। ए, यह उष्णकटिबंधीय जलवायु को दिखाता है। सबसे ठंडे महीने में औसत तापमान 18 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक होता है। बी, यह शुष्क जलवायु को दिखाता है। यह संभावित वाष्पीकरण वर्षा में अधिक होता है। सी, यह गर्म शीतोष्ण को दिखाता है। मध्य अक्षांश के पास जलवायु क्षेत्र में सबसे ठंडे महीने में औसत तापमान -3 से अधिक लेकिन 18 से कम होता है। डी, यह शीतकालीन हिम आच्छादित वन को दिखाता है। सबसे ठंडे महीने का औसत तापमान यहाँ -3 या उससे कम चला जाता है। ई, यह ध्रुवीय प्रकार टुंड्रा टाइप के वनों को दिखाता है। सभी महीने में यहाँ का औसत तापमान 10 डिग्री सेल्सियस के नीचे होता है। टुंड्रा और टैगा जलवायु, टुंड्रा यह ध्रुवीय क्षेत्रों में पाया जाता है जहाँ वर्ष का अधिकांश समय अत्यधिक ठंड रहता है। टैगा, यह टुंड्रा के नीचे स्थित होता है। यहाँ शंकुधारी वृक्ष जैसे स्प्रूस, फर, पाइन आदि पाए जाते हैं। पर्णपाती वृक्ष बहुत कम होते हैं। और टुंड्रा जलवायु में वनस्पति नहीं उगते हैं। यहाँ केवल काई, लाइकेन, घास और छोटी झाड़ियाँ पाई जाती है। जलवायु संकेतक एस स्टेपी प्रकार की घास के मैदानों का संकेत है। W मरुस्थल का, M का मतलब होता है मानसून, F का मतलब है पूर्ण वर्षा, छोटा W इसका मतलब होता है शीत ऋतु में शुष्क मौसम, और स्मॉल s इसका मतलब होता है ग्रीष्म ऋतु में शुष्क मौसम। यह भारत का कोपेन क्लासिफिकेशन है, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों को उनके जलवायु परिस्थितियों के अनुसार विभिन्न कोड दिए गए हैं। लाइकेन, इसे प्राकृतिक सूचक माना जाता है क्योंकि यह वायुमंडलीय परिस्थितियों के प्रति अत्यधिक संवेदनशील होता है। जहाँ वायु प्रदूषण अत्यधिक होते हैं वहाँ लाइकेन लगभग अनुपस्थित होता है। लाइकेन में ही लिटमस पेपर बनता है। यह एक प्रकार का थैलोफाइटा होता है और यह एक प्रकार का पर्पल डाई होता है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में लौह अयस्क भंडारण में मुख्य योगदान करता है? इसका आंसर है कर्नाटका। लौह युक्त खनिज, लौह अयस्क, मैग्नेटाइट उत्तम गुणवत्ता का लौह अयस्क है जिसमें लोहे की मात्रा 70% तक होती है। हेमेटाइट अयस्क औद्योगिक दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण लौह अयस्क, परंतु इसमें लोहे की मात्रा मैग्नेटाइट से थोड़ी कम 50 से 60% होती है।
सबसे अधिक लॉयर्स का भंडार उड़ीसा के पास है। उत्पादन लॉयर्स का सबसे ज्यादा उड़ीसा, छत्तीसगढ़, फिर कर्नाटका करता है। भारत में मैग्नेटाइट के 72% से अधिक भंडार कर्नाटक में पाए जाते हैं। भारत में 4 बड़े लौह खनिज बेल्ट हैं। ओडिशा झारखंड बेल्ट, यह झारखंड के सिंहभूम, उड़ीसा क्षेत्र में सुंदरगढ़, मयूरभंज और झार में है। उड़ीसा की बादाम पहाड़ी खाने काफी प्रसिद्ध है। दुर्गा बस्तर चंद्रपुर बेल्ट, ये छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में फैला है। इसमें छत्तीसगढ़ का दहली, राजदहा, बैलाडीला प्रमुख है। महाराष्ट्र गोवा बेल्ट, इसमें गोवा का मुर्मुगांव प्रसिद्ध है। बेल्लारी, चित्रदुर्ग, चिकमंगलूर, तुमकुर बेल्ट, इसमें कर्नाटक का कुद्रेमुख, बाबा बुदन पहाड़ी, मंगलौर और शिवमोगा प्रसिद्ध है। प्राकृतिक तटबंध समानता निम्नलिखित में से किस प्रकार के वातावरण से जुड़े होते हैं? इसका आंसर है बड़ी नदियों के बाढ़ के मैदान के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे आमतौर पर मौसम का तत्व नहीं माना जाता है? तापमान, आर्द्रता और पवन, इसे मौसम का तत्व माना जाता है। मृदा का पीएच, इसे मौसम का तत्व नहीं माना जाता है। मौसम बनाम जलवायु, मौसम का तात्पर्य अल्पकालीन अजैविक वायुमंडलीय परिस्थितियों से, जबकि जलवायु उस स्थिति का दीर्घकालीन औसत है, लगभग 30 वर्षों के आधार पर मापा जाता है। किस ब्रिक्स देश की तटरेखा सबसे लंबी है? इसका आंसर है रूस। ब्रिक्स का इतिहास, प्रारंभ में 2006 में इसका गठन किया गया था। दक्षिण अफ्रीका 2010 में इसमें शामिल हो गया। इसने न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना की, जिसका मुख्यालय शंघाई, चाइना में स्थित है। वित्तीय संस्थान, फोर्टालेजा समझौता 2014 ने $50 बिलियन की प्रारंभिक पूंजी के साथ न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना की और आकस्मिकता रिजर्व व्यवस्था का निर्माण किया। विस्तार, हाल में ही इस गुट में शामिल किए गए नए सदस्यों में मिस्र, इथियोपिया, ईरान, यूएई और सऊदी अरब है। निम्नलिखित में से कौन सा पूरे सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है? इसका आंसर है शुक्र। यह H2SO4 के घने बादलों के कारण काफी गर्म है। यह बहुत धीरे धीरे घूमता है। इसका एक दिन पृथ्वी के 243 दिनों के बराबर होता है। इसे भोर और सांझ का तारा माना जाता है और इसे पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है। सबसे चमकीला ग्रह भी इसे कहा जाता है। बृहस्पति सबसे तेज घूर्णन करने वाला ग्रह है। इसके 97 चंद्रमा, इनके प्रमुख चंद्रमाओं में गैनीमेड, आयो, यूरोपा और कैलिस्ट्रो शामिल है। बृहस्पति पे विशाल लाल धब्बे दिखाई देते हैं। ग्रहीय श्रेणियां, क्षुद्र ग्रह बेल्ट द्वारा विभाजित, क्षुद्र ग्रह पेटी के द्वारा विभाजित, आंतरिक ग्रह और बाह्य ग्रह। आंतरिक ग्रह ठोस होते हैं, इसमें कोई वलय नहीं होता, जबकि बाह्य ग्रह गैसीय होते हैं, बर्फीले होते हैं, इनमें वलय होता है। शुक्र, इसका कोई चंद्रमा नहीं है और बुध के पास भी अपना कोई चंद्रमा नहीं है। मंगल, इसके 2 चंद्रमा है, फोबोस और डिमोस। बुध, सूर्य के चारों ओर सबसे छोटी परिक्रमा, इसका एक परिक्रमा 88 पृथ्वी दिनों में पूरा होता है। वरुण इसकी सबसे लंबी परिक्रमा है, इसकी एक परिक्रमा 164 पृथ्वी वर्ष में पूरी होती है। मंगल को लाल ग्रह कहते हैं। अरुण इसे हरा दिखाई देता है और इसके घूर्णन एक तरफा लुढ़का हुआ है। वरुण सबसे ठंडा ग्रह है और 2006 में प्लूटो को बौने ग्रह का दर्जा दिया गया था। शनि सबसे प्रमुख और स्पष्ट वलय दिखाई देता है, जो बर्फ के कणों, धूल और चट्टानी मलबों से बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान और राज्य सुमेलित है? इसका है सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान, उड़ीसा। अब कुछ राष्ट्रीय उद्यानों को देख लेते हैं, जिसमें बनेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान, यह बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान और नगलहोल राष्ट्रीय उद्यान, ये सब कर्नाटका में स्थित है। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान, ये अरुणाचल में स्थित है। नागालैंड के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान, यहाँ पे इंटाकी राष्ट्रीय उद्यान है। उड़ीसा के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान, यहाँ पे भितरीकनिका, सिमलीपाल है। राजस्थान में रणथंभौर, सरिस्का, केवलादेव घाना डेजर्ट नेशनल पार्क और मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान है। आंध्र प्रदेश में श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान, पापिकोंडा राष्ट्रीय उद्यान और राजीव गांधी रामेश्वरम राष्ट्रीय उद्यान है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नदी के विसर्प का विकास किस कारण से होता है? तो यह इसका आंसर है समतल भूभाग के पार्श्व अपरदन के कारण।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? बारी द्वाब या ब्यास और रावी के बीच है, बिष्ट द्वाब ब्यास और चिनाब के बीच है, रेचना द्वाब रावी और चिनाब के बीच है, और जेठ द्वाब चिनाब और झेलम के बीच है। इनमें से दूसरा सही नहीं है। बिष्ट द्वाब ब्यास और चिनाब के बीच नहीं बल्कि ब्यास और सतलज के बीच है। नेक्स्ट देख लेते हैं। सिंधु नदी का उद्गम बोखरचू ग्लेशियर से होता है। यह पाकिस्तान की राष्ट्रीय नदी है। नदी और उसका उत्पत्ति स्थल, साथ में पुराना नाम और उसकी विशेषताएं भी देखते हैं। सिंधु नदी, यह मानसरोवर के पास तिब्बत से निकलती है। इसका पुराना नाम सिंधु या इंद्रावती था। यह भारत और पाकिस्तान की सबसे बड़ी नदी है। सिंधु घाटी सभ्यता इसी नदी के किनारे विकसित हुई थी। यह पश्चिमोत्तर दिशा में बहती है। झेलम, यह बैरीनाथ जम्मू कश्मीर से निकलती है। इसका पुराना नाम विदिशा है। कश्मीर घाटी की प्रमुख नदी है। यह श्रीनगर से होकर बहती है और चिनाब में मिल जाती है। चिनाब, यह बारालाचा पास से हिमाचल प्रदेश के पास निकलती है। चंद्रा और भाग्या दो धारा में निकलती है। अस्किनी इसका पुराना नाम है। हिमाचल और जम्मू कश्मीर से होकर बहती है। सिंधु की सहायक नदी है। जल विद्युत उत्पादन में उपयोगी है। रावी, यह हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले के कैलाश कुंड से निकलती है। यह पंजाब की ऐतिहासिक नदी है। लाहौर के पास बहती है और भारत पाकिस्तान सीमा के निकट सिंधु प्रणाली में मिल जाती है। ब्यास, यह हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे से निकलती है। इसका पुराना नाम बिपाशा है। यह हिमाचल और पंजाब में बहती है और सतलज में मिल जाती है। पौराणिक रूप से ऋषि ब्यास से जुड़ी हुई है। सतलज, यह राकस ताल तिब्बत से निकलती है। सतुद्री इसका पुराना नाम है। यह हिमाचल और पंजाब से बहती है। भाखड़ा नागर बांध इसी नदी पर बना हुआ है। भारत का सबसे लंबा नहर इंदिरा गांधी नहर, जिसे पहले राजस्थान नहर कहा जाता था, जो पंजाब के हड़के बैराज से राजस्थान के थार मरुस्थल तक लगभग 837 किलोमीटर तक फैली हुई है। झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, ब्यास इन सभी नदियों को मिला के पंचनद कहा जाता है। अब दोआब देख लेते हैं। बिष्ट दोआब यह ब्यास और सतलज के बीच है। बारी दोआब यह रावी और ब्यास के बीच है। रचना दोआब यह रावी और चिनाब के बीच है। चज दोआब यह चिनाब और झेलम के बीच है। और सिंध सागर दोआब यह झेलम और सिंधु के बीच है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में लौह अयस्क के भंडारण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा जिला राज्य संयोजित सही ढंग से संयोजित है? इसका आंसर है सिंहभूम, जो कि झारखंड जिले में स्थित है। मयूरभंज ये उड़ीसा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कथन को पढ़ें और सही विकल्प चुनें। कथन है एल्युमिनियम प्रगलन भारत में सबसे महत्वपूर्ण धातु कर्म उद्योग है। इसका कारण दिया है कि एल्युमिनियम का उपयोग विमान, तार और बर्तन बनाने की क्रिया में किया जाता है। इसी के साथ आज का लेक्चर खत्म होता है। आपको ये सेशन कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। पसंद आया तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।